उस समय डालडा घी आप सुने होंगे नाम। जी जी। डालडा घी के डब्बे को, जब खाली डब्बे को हमने नाना के दुकान से लेके उसी को बजाया करते थे। वाह। उसको बजाते बजाते ऐसा हुआ कि कुछ महिलाएं हैं जो ग्रुप में गाती हैं, जी जी। तो वो लोग ऐसे ही खोजते रहते हैं कोई मिल जाए, तो उनके साथ कुछ दिन बजाया। तो फिर ढोलक बजाना स्टार्ट किया मैं। जी जी। ढोलक में भी काफी अरसा ऐसे ही बीता। उसके बाद कुछ गुणीजनों ने कहा कि ये तो अच्छा बजा सकता है यार, इसको अच्छा करना चाहिए कुछ। तो काफी समय तक यहाँ के रायपुर में उस जमाने में नए नए सब ऑर्केस्ट्रा बने थे, जी। तो उसमें जाके फिल्म संगीत में भी काफी बजाया। उस जमाने में क्या था, मेरे साथ मेरा एक मित्र था लंगोटिया यार, जो बड़ा फेमस छत्तीसगढ़ का हीरा था पहले, जनाब शेख हुसैन जी। जिसके फेमस गीत हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चना के दाल राजा, हाँ, चना के दाल छत्तीसगढ़ी राजा। गाने बहुत गाए उसने। उसके साथ मेरा ग्रुप था और आखिर तक हमने नाम उसका यही दिया था, शेख हुसैन मदन चौहान एंड पार्टी। हम लोग किसी को लेते नहीं थे, हमारे साथ जो भी 2-4 लोग होते थे जी। हम लोग वैसे ही कार्यक्रम करते थे। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ आए हैं परम आदरणीय श्रद्धेय पद्मश्री मदन चौहान जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मदन चौहान जी छत्तीसगढ़ के लाल हैं। छत्तीसगढ़ की माटी में आपका बचपन बीता, और न केवल उनका बचपन, उनकी 3 पीढ़ियां छत्तीसगढ़ में रहीं, विशेषकर रायपुर में। और लगातार संगीत की साधना करते करते उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, और वे छत्तीसगढ़ का गौरव हैं, छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे कि कैसी उनकी यात्रा इतनी लंबी चली। संगीत की साधना उन्होंने की, पहले वादन में रहे, फिर गायन में आए। तो दादा आप बताएंगे कि बाल्यकाल तो रायपुर में बीता आपका, कैसे आपको शौक हुआ और किस तरह से रुझान हुआ आपका संगीत में? मेरा जन्म यही हुआ जी राजा तालाब में, जी। और 3 पीढ़ी देखी मैंने। मेरे नाना रहे जी स्वर्गीय ठाकुर फागूलाल पार्षद थे उस जमाने के जी। नाना, उसके बाद पिताजी रहे, और अभी हम लोग हैं, तो तीसरा जनरेशन है जी जी। ये देखने को मिला है। बड़े यानी ये गरीबी क्या कहा जाए, वो गरीबी सच्चाई तो है, लेकिन हमने देखा उसको। जो हमने शुरुआत की अपने बचपने में, एक बड़ा भारी शौक था कुछ करने का, छोटी सी उम्र में ही। जी। तो वही आज तक याद है वो। उस समय डालडा घी आप सुने होंगे नाम। जी जी। डालडा घी के डब्बे को, जब खाली डब्बे को हमने नाना के दुकान से लेके उसी को बजाया करते थे। वाह। उसको बजाते बजाते ऐसा हुआ कि कुछ महिलाएं हैं जो ग्रुप में गाती हैं, जी जी। तो वो लोग ऐसे ही खोजते रहते हैं कोई मिल जाए, तो उनके साथ कुछ दिन बजाया। तो फिर ढोलक बजाना स्टार्ट किया मैं। जी जी। ढोलक में भी काफ़ी अरसा ऐसे ही बीता। उसके बाद कुछ गुणीजनों ने कहा कि ये तो अच्छा बजा सकता है यार, इसको अच्छा करना चाहिए कुछ। तो काफ़ी समय तक यहाँ के रायपुर में उस ज़माने में नए नए सब ऑर्केस्ट्रा बने थे, जी। तो उसमें जाके फिल्म संगीत में भी काफ़ी बजाया। अच्छा, इसके पहले घर में संगीत का माहौल नहीं था, मतलब जी पिताजी नहीं। नाना जी? अच्छा, आपसे शुरू हुई जी जी। यात्रा। जी हालांकि मेरे यहाँ जब पुराना जो हमारा पुराना वाला मकान था ना, जी। उससे एक इसराज नाम का जो साज होता है ना, जी जी। उसके कुछ बिखरे हुए टुकड़े हम लोग देखे अच्छा। था घर में, जी जी। लेकिन ये पता नहीं लगा सके कि इसको कौन बजाता था। तो ऑर्केस्ट्रा उस समय बड़ा प्रचलन में था। वाह, सबसे पहला क्रेज छत्तीसगढ़ में स्टार्टिंग में देखेंगे आप, जी तो ऑर्केस्ट्रा का जो था, उस जमाने में डॉक्टर रवानी की यहाँ पार्टी थी, नव संगीत कला निकेतन, जी जी। और छत्तीसगढ़ से लेकर बाहर तक फेमस थे। नांदगांव के 2-3 ऑर्केस्ट्रा थे, जी जी। शारदा संगीत समिति, राज भारती एक राज था। भारती। उसके बाद अपनी रायपुर संगीत समिति काफ़ी जी फेमस जी। हुई, जो सभी को दबा डाली बाद में। जी जी। तो आप उसमें भी? हाँ, उनमें सब में संगत किया मैं। उस जमाने के प्रीतम सिंह थे। जी जी। तो हबीब। ढोलक भी और तबला भी दोनों? जी जी। वाह। ढोलक, तबला और नाल।
नाल भी, हाँ। क्या बात है। हमको ऐसी भी जानकारी मिली कि रायपुर में उस वक्त देश के नामी गीतकार गायक आते थे, उनका प्रोग्राम होता था गायकों का, आप उनकी संगत में बैठा करते थे, तो वो क्या कुछ संस्मरण बताना चाहेंगे? हाँ, अब जैसे रेडियो आकाशवाणी में, जी आकाशवाणी में पूरे भारत से यहाँ की जो कंसर्ट होती थी, जी रेडियो कंसर्ट, जी क्योंकि रेडियो का बहुत बड़ा क्रेज़ था शुरू के ज़माने में। जी जब ये कैसेट वगैरह नहीं आई थी ना, तो आकाशवाणी के सामने से जाने में लोगों को गर्व होता था जी जी कि हम रेडियो स्टेशन के सामने से जा रहे हैं। तो वहाँ हमारी एंट्री हुई, यही तालवाद्य में। जी तो हमको भारत के, मुंबई के, जालंधर के, बंगाल के, दिल्ली के, ऐसे ऐसे जो सुगम संगीत के कलाकार थे, जी उसमें से नामचीन में एक थी पुष्पा पाकधरे, जो गुजर गई हैं बेचारी, मुंबई की थी। और यूनुस मलिक थे गज़ल गायक, राहत अली खान साहब आए बाद में, गोरखपुर वाले। तो इस आकाशवाणी के अंदर सबका साथ करने का मुझको मौका लगा। और मंच में भी आप प्रोग्राम उस समय देना शुरू कर दिए थे अपना सोलो, आपका अलग से ही प्रोग्राम मंच में होता था कलाकारों के साथ? उस ज़माने में क्या था, मेरे साथ मेरा एक मित्र था लंगोटिया यार, जो बड़ा फेमस छत्तीसगढ़ का हीरा था पहले, जनाब शेख हुसैन, जी जिसके फेमस गीत हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चना के दार राजा, हाँ, चना के दार छत्तीसगढ़ी राजा। गाने बहुत गाए उसने। वो उसके साथ मेरा ग्रुप था, और आखिर तक हमने नाम उसका यही दिया था, शेख हुसैन मदन चौहान एंड पार्टी। हम लोग किसी को लेते नहीं थे, हमारे साथ जो भी 2-4 लोग होते थे, जी हम लोग वैसे ही कार्यक्रम करते थे। लगातार वादन से जुड़े रहे आप, जी। तबला और ढोलक के तो आप महारथी थे, और एक मात्र नाम आपका चलता था यहाँ पे कि मदन दादा को बुलाया जाए कहीं भी संगत हो रही हो तो। फिर धीरे धीरे आपका गायन में रुझान हुआ, जी, वो कैसे आपका मन बदला और फिर आप गायन में किस तरह से जुड़े? वो हुआ यूँ कि अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ बजाने का मौका लगा। जी फिर रायपुर के भी नामचीन लोग उस समय गाते थे, शेख हुसैन है, अशोक श्रीवास्तव हैं, जी जी काफ़ी फेमस लोग थे काफ़ी। इनके साथ लगभग संगत करने जाता ही था। फिर बाद में कुछ कलाकार ऐसे भी थे जो जाते थे बजाने के लिए बेमन से, तो हमने प्रयास किया कि देखें ज़रा गा के। तो उस ज़माने में एक फेमस नाम था निर्मला इंगले, जी गाती थी वो। जी वो बेचारी अब तो नहीं रही वो। उसने एक दिन आती थी रियाज करने, तो घर में मुझको सुना तो बोली कि भैया आप गाया करो, इसका मतलब मैं श्रेय उसी को दूंगा। उसने सबसे पहले उत्साहित जो किया, वो अन्य बहुत बड़ी यहाँ की गायिका थी जी छत्तीसगढ़ की, बोले जी कि जी। मदन भैया गाया करो आप। तब से मैंने थोड़ा इसको शुरू किया। और आपकी शिक्षा दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा से हुई, हाँ, वादन और गायन दोनों में? दोनों में। तो गुरु शिष्य परंपरा से रायपुर में ही आपने सीखा? हाँ, अच्छा हमारे तबले के उस्ताद जो है, स्वर्गीय उस्ताद हमारे काले खां साहब, जयपुर जयपुर के थे, अजरा घराने के, जी उनसे जी गंडा बंधा के हम सीखे। अच्छा। और गायन? कन्हैयालाल जी भट्ट थे, अच्छा जगन्नाथ प्रसाद भट्ट थे, अन्य लगभग हर गुरुओं से सीखा। और हमारे कन्हैयालाल जी का तो एक ही सबक था कि अच्छे गुरु जो भी मिले मदन, उनसे सीखो, वाह। ये सलाह दी उन्होंने। जी जी। आप वादन के बाद गायन में आए, और गायन में फिर आपने एक विशेष विधा की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव हुआ, सूफी और भजन की तरफ। और आपके सूफी और भजन आज भी बहुत प्रचलित हैं, लोग सुनते हैं, अनेक कार्यक्रमों में आप बहुत भावपूर्ण सूफी भजन गाते हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक भाव कैसे आपके भीतर आया, कैसे ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा आपके भीतर बढ़ी, बताना चाहेंगे? ये परमात्मा की बड़ी कृपा है ये, कि मैं शुरू से ही बाबा साईंनाथ महाराज जी का मेरे सदगुरु हैं, उनकी अंधी भक्ति करते रहा। जी जी और अब तो खैर उनकी दुआ से काफ़ी मालूमात हो गई। तो मेरा झुकाव उसमें था, सुबह शाम थोड़ा सा इबादत कर लेना। जी तो उससे क्या है, मैंने देखा है कि संगीत में बड़ा भारी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर परमात्मा एक नेक दिल बना देना, जी जी। तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। वाह।
तो सूफी गाने में किनका गीत आप ज़्यादा पसंद करते हैं और गाते हैं अक्सर मंचों पर, या अपनी खुद की रचना भी आप बनाते हैं? हाँ, बताना मेरा ध्यान अपना अभी क्या है कि मैं साहित्य को भी उतने अच्छे से ही पढ़ता हूँ, जी जैसे सूफी संतों को पढ़ता हूँ पूरा। जी जी और सूफियों के बादशाह कबीर हैं, तो कबीर को भी बहुत पढ़ने को मिलता है, तो सूफियाना रंग तो बहुत मिलता है। सूफी तो पूरे भारत के जो हैं, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, जी जी हजरत अमीर खुसरो, अमीर इस खुसरो। तरह के सब लोगों को पढ़ के उस साहित्य को जानना जी, और उसके बाद आत्मसात करना, ये भी बड़ा एक वो है। इनकी इसके लिए उर्दू ज़ुबान की भी ज़रूरत पड़ती हाँ जी, है, तो उसका भी कुछ अभ्यास आपने किया होगा? उर्दू के लिए उर्दू को हमने ऐसे ही अच्छे लोगों को सुन सुन के सीखा, जी जी हम उसकी तालीम लेने नहीं बैठे, जी लेकिन कोशिश ये की है कि जितनी भी उर्दू कहें ठीक से कह सकें। शास्त्रीय रागों में सूफियों का प्रभाव है क्या बहुत ज़्यादा? और सूफी जो भजन हैं वो रागों पर हैं, कैसे राग उसमें ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, बताना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रागों पे आधारित हैं। जी और सूफियों की मस्ती तो ऐसी होती है, जब वो मस्त होते हैं ना, तो राग अपने आप वो बजना शुरू हो जाते हैं। आप बता रहे थे कि सूफी का प्रभाव तो ईरान तक रहा है, हाँ तो इसमें राग का प्रभाव भी अलग अलग देश के हिसाब से है कि हमारे भारतीय राग ही उसमें प्रयोग में लाए गए हैं? हाँ, जैसे वहाँ की फोक शैली है, जी ज़्यादा अधिकतर जितने भी राष्ट्र हों आप देखेंगे, वहाँ पर सारा खेल रहता है लोक संगीत का, जी क्योंकि लोक संगीत ही पूरे का जन्मदाता है जी इसका। जी जी क्योंकि इसके बाद अक्लमंद लोग उसको अपने हिसाब से उसको रिसर्च करते हैं जी और गाते हैं। जी जी। और फिर ये यात्रा इतनी आपकी लंबी हुई, देश भर में आप जाने जाने लगे, जाते रहे, प्रोग्राम देते रहे, और फिर आखिर में आपको 2021 में पद्मश्री मिला। इसके पहले भी आपने चक्रधर सम्मान जी, प्राप्त किया है पहले छत्तीसगढ़। चक्रधर सम्मान मिला, जी उसके बाद पद्मश्री का सम्मान मिला, और एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये रही कि दोनों सम्मान अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से मिला। वाह, बहुत बहुत बधाई। तो दोनों पुरस्कार आपने इतनी लंबी यात्रा के बाद समाज की तरफ से, देश की तरफ से आपको ये सम्मान मिला। आपने लगातार सिखाया भी है बहुत से बच्चों को। हाँ, अभी आप शिक्षक भी रहे संगीत के, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बड़ी अच्छी बात पूछे आप। संगीत की जो नौकरी है ना, जी बगैर डिप्लोमा के तो मिलती नहीं थी, जी और मेरी नियुक्ति हुई, मैंने तबले में किया, जी क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में सीखे थे, जी लेकिन गवर्नमेंट को तो ज़रूरत सर्टिफिकेट की होती है। जी तो उस आधार पर मैंने कुछ समय तक पंडित जगन्नाथ जी भट्ट जो हैं भिले वाले, जी उनका विद्यालय था किशोर कला कीर्ति केंद्र, जी और उसका सेंटर था बम्बई। वहाँ के विद्यालय से मैंने विशारद किया तबले का। उस आधार पे मेरे को निवेदिता गर्ल्स हाई स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। वाह। और अलग से भी आप बच्चों को सिखाते रहे, आपके बहुत से शिष्य हैं जो आज आपसे प्रेरित हैं। वो क्या बताना। है, एक्चुअल में ये जो बच्चे प्रेरित हो रहे हैं ना, कुछ बच्चे मेरे साथ कोरस गाने जाते हैं, अच्छा तो उनको भी ये तालीम जो मिल रही है ना, वो मेरे जैसा मैंने सुन के बहुत सीखा। ये तो विधिवत जो तबला सीखा हो तो घंटा बजा के सीखा, जी जी लेकिन गायन को लगभग मैं सुन के ही सीखा है मैंने। अच्छा जी, तो ये बच्चे भी जो भी बैठ रहे हैं उठ रहे हैं मेरे साथ ना, जी जी। कुछ कुछ कहीं पूछते हैं ये। तो अभी दादा आप केवल गायन सिखाते हैं कि वादन भी सिखाते हैं, दोनों? अगर इल्मदार हो, समझदार हो, उसके अंदर उसकी लियाकत हो, तो उसको मैं बैठ के समझा भी सकता हूँ। अब अभी क्या होता है अभी अपन क्या हुआ है कि विश्व की लय जो है ना बढ़ गई है, जी पूरे विश्व की। जी अब लय बढ़ी है तो उसमें कोई भी दुनिया का देश उस लय को कम नहीं कर सकता, बहुत अच्छी बात। उसके साथ में चलना पड़ेगा। जी हम खुद उसके साथ चल रहे हैं, क्या करें, जी जी है उतना समय नहीं दे सकते उसके लिए, और इतने कम समय में, और ऐसे में अभी जो तरक्की का ज़माना है इलेक्ट्रॉनिक का, वो तो बहुत वो है। अब देखिए गर्मी में बच्चों लोगों को ले आते हैं, गुरु जी इसको सिखाना है, तो हम लोग समझ जाते हैं,
बच्चा घर में उधम करके इसलिए सिखाने लाए हैं क्योंकि इसको सीखना सिखाना तो हमने देखा है ना, और ज़्यादा हुआ तो मोबाइल निकाल लेते हैं। आपका ज़माना वो था जब घंटों उंगलियां चलती रहती थी जी, तबले जी, में, जी, हारमोनियम में। इस रियाज के बाद आपके भीतर वो निखार आया है कि आज आज भी आपकी आवाज़ में वो दम है। इस उम्र में भी आप चुस्त दुरुस्त हैं और आपकी गायकी में और आपकी आवाज़ में वो दम है कि व्यक्ति झूम जाता है। हर गायक का एक विशेष रुझान होता है किसी खास राग के प्रति या खास रिदम के प्रति या खास धुन के लिए। आप ऐसा कुछ रखते हैं, बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे लगभग गानों में राग भैरव, भैरवी, वाह तोड़ी, ललित, ये 4 रागों का जो है ना, जी, यानी इनको अपनी तरह से मिश्रण करके जो मैं गाता हूँ, वाह तो यहाँ के बड़े-बड़े अच्छे जो इल्मदार लोग हैं ना, वो भी पूछते हैं यार कि ये गुरुजी इसको कैसा करता है? इसका एक आध कोई हमको अंश सुनाना चाहेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी अच्छी बात। हाँ, अब जैसे अभी मैंने कुछ साल पहले गाया था। अब इसके अंदर क्या है, इसका जो रंग है वो भैरव का है, जी लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या है, लोक संगीत भी रखे हैं। जी तो हल्के-हल्के चुप-पुट आते हैं ना, वो विधिवत रागों के आधार पे जो लिपिबद्ध होता है, उसमें ना करना, जी, दूसरे रागों के सुर को भी टच कर जाते हैं। वाह तो वो बड़ा विशेष लगता है इन लोगों का भी इनको। अब जैसे मेरा एक भजन अभी बीच में निकला था, बम बम भोला, बम बम बम, भोला भंडारी साधु भोला भंडारी, भोला भंडारी शंकर भोला भंडारी, जय जय करती तेरी दुनिया सारी, बम बम भोला भंडारी साधु भोला भंडारी। अब इसमें देखिए 2-3 राग के पुट जाते हैं अपने आप। जी जी भैरव तो थाट है उसका, जी, लेकिन अब इसमें शैली आ जाती है फोक की, तो जीप में जो बना रहे हैं हम, तो वो वाह ये आपकी खुद की अपने भीतर की जो प्रतिभा है वो प्रकट हो रही है और लगातार साधना के कारण आपने सुरों को जो साध लिया है। हम दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को आपके इस संगीत यात्रा पर गर्व महसूस होता है। और कोई संस्मरण हमें बताना चाहेंगे? हम आपके संस्मरण हमारे लिए अनमोल हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे संगीत की यात्रा में एक सफल कलाकार बनना चाहिए, बताना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, मुझको पद्मश्री मिला ना, जी तो अभी तक मैं कहावत सुनता था जी, कि सत्य परेशान होता है, हारता नहीं है। वाह अब मैं कैसे मानूं, मैं तो सुनता था, देखता था, जी। लोग कुछ कामयाब भी हुए। उसके बाद भी जब तक अपनी आंख से नहीं रोते हैं तब तक आंसू का पता नहीं चलता है। वाह तो मैं इन चीज़ों, अब सब चीज़ों का वो छोड़ दिया था। ठीक है, कुछ होता है तो ठीक है, ना होता तो ठीक है। लेकिन वो बात आई जब मुझको एक 74 साल की उम्र में पद्मश्री का अनाउंस हुआ, जी, तब मुझको यकीन हुआ कि सत्य की विजय होती है। वाह लेकिन बड़ा पेचीदा है? अब वो संतों के दरबारों में लिखा रहता है ना, श्रद्धा सबूरी, जी, तो वो सब चीज़ें कुछ मायने रखती हैं अगर समझा वाह जाए तो। क्या बात, क्या बात। तो हमारे युवाओं को आज रियाज के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, कंपोज कर लेते हैं उसी में। तो क्या लगता है दादा, तबला, ढोलक या हारमोनियम ऐसे वाद्यों में आज रियाज करना अच्छा रहेगा, उचित रहेगा उनके लिए? क्या करना चाहिए? कितने घंटे का रियाज आप करते थे? उन्हें क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास आते हैं कई बच्चे लोग, जी, तो उनको मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि संगीत विद्यालय ज्वाइन करो। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ जो ईंट रखी जाती है ना, मकान की दीवार की ईंट जो रखते हैं ना, तो अलंकार से शुरू करते हैं वो। जी, जी, तो उसके लिए मैं बेसिकल उनको वहीं जाने बोलता हूँ। बहुत अच्छा।
और वहाँ कुछ तराशने के बाद आप अलंकार या स्वर ज्ञान कर लो, फिर हमारे पास आओ, हम बताते हैं आपको। वाह, और अगर आप में कैपेसिटी है तो विद्यालय से ही कोर्स करके एमए या जो भी करना है कर सकते हैं आप। जी जी। तो मैं आज के बच्चों को, युवाओं को यही दूंगा कि अपने तरफ से सलाह दूंगा कि विधिवत सीखें, ईमानदारी से सीखें। और इसमें सबसे बड़ा खेल होता है नेचर, स्वभाव का अच्छा बना के रखें तो बड़ा इसमें भला फ़ायदा होगा। आपके गाने का किसी के ऊपर असर भी पड़ेगा, क्या बात है ना। आप रियाज अभी भी करते हैं दादा? हाँ, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी करते लेकिन अब इतना कर डाला हूँ कि अब अब तो क्या है कि इतनी उम्र में क्या है कि वो कहावत है ना, भूल गई राग रंग भूल गई झिकड़ी, तीन चीज याद रही नून तिल लकड़ी। तो सारा माजरा उसका है, तो एक गृहस्थ हो के उसके जाल में है। लेकिन अभी भी आप नियमित मंदिरों में जाते हैं, एक दो मंदिरों हाँ, में आप चला भजन में जाता बैठते हैं? हूँ, प्रतिदिन? दरगाहों में जाता हूँ, जी, वहाँ वाह जाता हूँ बराबर, जहाँ बनता है मेरे से पूरा प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से। वाह। तो ये थे मदन चौहान दादा, छत्तीसगढ़ का गौरव, पद्मश्री मदन चौहान दादा, जिन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बना लिया। हम आशा करते हैं साथियों कि आज आपको उनकी बातों से प्रेरणा मिलेगी और संगीत की दुनिया को आप समझ पाएंगे। हम ऐसी आशा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपका भी बहुत बहुत नमन। जय हो, नमस्कार भैया।